अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर सैयद अब्दुल मुईद और कुछ दिन पहले मैंने कोविड-19 के ताल्लुक़ से एक छोटी सी वीडियो पोस्ट की थी। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा था। पिछली वीडियो जो थी वो एकदम बिल्कुल एसेंशियल थी कुछ बातें बताने के लिए, तो मैंने उसके लिए वो वीडियो बनाई थी। और कुछ दिन से एक ऑडियो है जो बार-बार हर ग्रुप में आ रही है। मैं लोगों को बता रहा हूँ कि वो ऑडियो फॉरवर्ड ना करें, बेकार की ऑडियो है और इस तरह। तो मतलब फिर भी लोग जो है ना उसके पीछे पड़े हुए हैं और उसको फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। सवाब जारिया का नाम दे दिया गया है आज तो। तो मैं सोचा कि भाई एक इसका खुलासा कर दूं। तो बेसिकली जो है ना ऑडियो के कई ज़्यादा पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बात की कि जो है एजेंडा 21 है, उसके ताल्लुक़ से कुछ बात की। तो देखिए इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ जो है ना ये इस टाइम में कोई हेल्प करने वाली नहीं है। बेकार की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ है जिसके बारे में कुछ ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन ये लोग जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ में पड़े हुए होते हैं इनके लिए ये चीज़ें बहुत बड़ी मानी जाती हैं। तो इसलिए जो है ना ये इस तरह की बातें वगैरह करते हैं कि एजेंडा 21 है, डीपॉपुलाइजेशन और अला बला जिस तरह की चीज़ें हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं इनकी बात को ये डिस्प्रूव कर देता हूँ कि कोरोना वायरस का जो मोर्टेलिटी रेट है अभी तक वो 3% के आसपास है। यानी 3% लोग जो है 3% लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो सकती है। बाकी जितने लोग इन्फेक्ट हुए हैं यानी अप टू 97% लोग जो है रिकवर हो सकते हैं। अभी तक का जो डेटा है, अभी तक का जो इसका डेटा है इसके ताल्लुक़ से, इसके मुताबिक अगर देखा जाए सिर्फ 3% के करीब जो है इसकी 3% के आसपास, 3% कुछ ज़्यादा है कुछ कम इसकी मॉर्टेलिटी रेट है आज तक की। तो यानी आज 15 अप्रैल आज की मैं बात बता रहा हूँ और सारी बातें जो मैं बोलूँगा आज के डेटा के हिसाब से बताऊँगा। तो फिर उन्होंने बात की है कि जो है ना डीपॉपुलाइजेशन का इसका मकसद था, इसलिए जो है इसको चाइना से शुरू किया गया है। तो अभी मैं अगर आज का डेटा देखूं तो जिस तरह इन्होंने ऑडियो में कहा है कि सबसे पहले तो ये जो है ना ये ऑडियो के साथ एक नाम आ रहा है, ऑडियो के साथ ये नाम आ रहा है कि डॉक्टर शकील साहब, शिफा हॉस्पिटल बेंगलोर। तो सबसे पहली बात जो ऑडियो है वो क्लियरली एक पाकिस्तानी एक्सेंट है, उर्दू पाकिस्तानी उर्दू बोल रहे हैं और जो है ना बिल्कुल क्योंकि मैं खुद पाकिस्तानी के बीच में काम करता हूँ तो मैं क्लियरली समझ सकता हूँ ये कराची वगैरह की तरफ के रहने वाले हैं जिनकी ऑडियो है। तो ये बेंगलुरु के शकील डॉक्टर शकील साहब तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक्सेंट से बिल्कुल भी ये बेंगलुरु के शकील साहब नहीं लगते, ना हो सकते हैं। ठीक है। और आई डोंट नो कोई डॉक्टर शकील साहब हैं भी शिफा हॉस्पिटल में या नहीं, क्योंकि इस तरह की न्यूज़ बहुत फैलती रहती है। अगर होंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी अच्छे डॉक्टर होंगे, लेकिन ये ऑडियो उनकी नहीं है। तो अभी आज के डेटा के हिसाब से जिस तरह उन्होंने बताया कि डीपॉपुलाइजेशन का जो है एक ये था, इसीलिए इसको सबसे पहले चाइना में लॉन्च किया गया है। तो आज के डेटा के हिसाब से टोटल डेथ्स जो चाइना में है जो 3,500 के करीब हैं, जबकि यूएस में 25,900 यानी ऑलमोस्ट 26,000 तक के जो है डेथ्स हुए हैं अभी तक। तो अगर जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो जो है यूएस की पॉपुलेशन से ज़्यादा है और चाइना की पॉपुलेशन तो उससे भी ज़्यादा है। तो ये बात समझनी है कि अगर इसका मकसद डीपॉपुलाइजेशन है तो फिर ये यूएस में इतने ज़्यादा डेथ्स क्यों हो रही हैं कि वहाँ कंट्रोल क्यों नहीं हुआ, साजिश करने वालों के पास कंट्रोल क्यों नहीं हुआ। फिर ये बताते हैं कि ये साजिश जो है ना यहूदियों की रची हुई साजिश है, जो दज्जाली लोग हैं, एंटीक्राइस्ट लोग हैं, उनकी रची हुई साजिश है। देखिए ये सारी जो है ना ये बेकार की थ्योरीज जो बिलीव करते हैं वो इसी तरह की बातें करते हैं। तो इनकी साजिश है, ये जो कंपनीज़ है, ये कोरोना वायरस जो है हर इंसान को ऑलरेडी इन्फेक्ट कर दिया गया है जो इनएक्टिव स्टेट में अपनी बॉडी में, इंसान की बॉडी में है। और ये बता रहे हैं कि ये 8-10 साल 10 साल 15 साल पहले जो है ये रिसर्च करके हर किसी को जो है नेस्ले और जॉनसन एंड जॉनसन के प्रोडक्ट्स के थ्रू ये लोगों को इन्फेक्ट कर दिया गया है। क्योंकि नेस्ले, जॉनसन एंड जॉनसन और तीन चार कंपनीज़ का इन्होंने नाम लिया है। तो 2 बड़ी कंपनीज़ जिसका इन्होंने नाम लिया है उसके बारे में बताता हूँ। ये बता रहे हैं कि जिनका ये इजरायली बेस्ड कंपनीज़ हैं और ये इजराइल के फ़ायदे के लिए जो है ये वायरस को स्प्रेड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स में डाल के। बहुत पहले ही ये इनएक्टिव स्टेट में बॉडी में रह गया है। तो सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि आज तक किसी भी वायरल डिजीज़ का वैक्सीन इसीलिए नहीं निकला। आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं वैक्सीन किस तरह काम करता है। वो एक इनएक्टिव बैक्टीरिया होता है जो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो फाइट करना सीखता है। तो उसको जो है एक्टिवेट एक्टिवेटेड नहीं होता, वो इनएक्टिव होता है।
तो फिर उसके एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में पैदा होते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम उसके लिए रेडी हो जाता है, जो कि भी बैक्टीरियल डिजीज़ हो। वायरल डिजीज़ का आज तक वैक्सीन इसलिए नहीं निकला है क्योंकि वायरल डिजीज़ जो है, वायरस जो होता है वो अपने आप को पहले इंसान के डीएनए में इंटीग्रेट करता है एज सून एज इट कम्स इनटू द कॉन्टैक्ट, एज सून एज इट इन्फेक्ट्स द ह्यूमन बॉडी। तो उसके बाद जो है ना उसको क्योंकि वायरस में सिर्फ डीएनए और आरएनए होता है, तो वो अपना डीएनए इंसान के डीएनए के सेल में जिस किसी सेल पे वो इफेक्ट करता है उस सेल के डीएनए में जो है वो मिक्स कर देता है। उसके बाद जो है वो डीएनए अपने स्ट्रैंड्स छोड़ देता है, जिससे हमारा जो डीएनए होता है, जो हमारी सेल डिवाइड होती है, उसी के साथ वो वायरस डिवाइड होता है हमारे अपने डीएनए में। तो इसीलिए जो है इसका वैक्सीन नहीं निकल सकता। लाजमी सी बात है कि जो है उसको इनएक्टिव नहीं किया जा सकता। जैसे उसने इन्फेक्ट किया वो डीएनए में अपना स्ट्रैंड छोड़ देता है, तो इसका जो है कोई वैक्सीन नहीं निकल सकता, तो उसको इनएक्टिव भी नहीं किया जा सकता वायरस को। तो ये बेकार का क्लेम है इनका। और जिस तरह ये बता रहे हैं कि नेस्ले और जॉनसन एंड जॉनसन के प्रोडक्ट्स, तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इससे पहले भी मैंने एक ऑथेंटिक इस्लाम चैनल के लिए मैंने एक ऑडियो बनाई थी जिसमें मैंने नेस्ले वगैरह का, उस वक्त रमज़ान चल रहा था और नेस्ले का बायकॉट चल रहा था, तो मैंने उसके लिए एक ऑडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि नेस्ले का जो है इज़राइल से क्या ताल्लुक़ है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, नेस्ले इज़राइल बेस्ड कंपनी नहीं है। नेस्ले का जो हेडक्वार्टर्स है वो स्विट्ज़रलैंड में है। नेस्ले स्टार्ट हुई थी 1866 में। 1866 में ये जो है ना स्विट्ज़रलैंड में एंग्लो स्विस कंसोलिडेटेड मिल्क कंडेंस्ड मिल्क के नाम से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, जब ये बिल्कुल कंडेंस्ड मिल्क बेचती थी और कोई ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं थे इनके। फिर 1867 में इन्होंने कंपनी का नाम चेंज किया, जब फारिन लैक्टी हेनरी नेस्ले के नाम से जो है इन्होंने कंपनी का नाम ये किया था। फिर 1905 में इन्होंने फाइनली अपनी कंपनी का नाम नेस्ले कर दिया। तो जो है तब से ये कंपनी जो है नेस्ले 1905 से इसका नाम नेस्ले है, लेकिन एक्चुअल इसकी बुनियाद जो है 1866 में पड़ गई थी और ये स्विस कंपनी है, इजराइल से कोई लेना देना नहीं है। फिर इसी तरह इन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन की बात की। जो जॉनसन एंड जॉनसन एक अमेरिकन कंपनी है जो 1886 में बनी थी। अब इसका इजराइल से ताल्लुक़ क्यों नहीं है, डायरेक्ट ताल्लुक़ ये इजरायली बेस्ड कंपनी से क्यों नहीं है, इसके लिए आप इजराइल की अगर तारीख देखेंगे तो इजराइल फॉर्म हुआ था 1947 में, और 1948 में अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, अरब इजराइल वॉर हुई थी। और आज का जो प्रेजेंट इजराइल है, ये बॉर्डर जितना एक्सपेंशन जितना हुआ है, ये जो फाइनल जो एक्सपेंशन हुआ था लास्ट ईयर 1967 में हुआ था। 1967 से जो आज जो हमको इजराइल दिखता है ये 1967 से इतना है। तो ये कंपनी इजराइल के फॉर्म होने से भी 100 साल पहले पुरानी कंपनी से तकरीबन, तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि इनके ओनर्स इजराइल को सपोर्ट करते होंगे या फिर ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैं इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वगैरह में इतना नहीं पढ़ता हूँ तो मैं इसके लिए ज़्यादा केयर भी नहीं करता। तो नॉट गोइंग इनटू द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, ये मैं जाना नहीं चाहता। लेट्स कम टू द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले बात इन्होंने बताया कि कोरोना वायरस एयरबॉर्न है, बिल्कुल भी गलत बात है। कोरोना वायरस एयरबॉर्न नहीं है, वायरसेस एयरबॉर्न नहीं होते। हाँ, दिस इज़ ईजिली ट्रांसमिटेड बिकॉज इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द ड्रॉपलेट्स ऑफ सलाइवा। जब आदमी छींकता है, खांसता है, तो उसके जो सलाइवा के ड्रॉपलेट्स हैं वो जाके किसी भी सरफेस से बैठते हैं जिसके ज़रिए ये ट्रांसमिट हो सकता है। और उस सरफेस को अगर हाथ लगाते हैं और फिर अपने फेस या माउथ या नोज़ को अगर टच करते हैं तो उसके थ्रू ईजिली आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। ये बहुत ईजिली इन्फेक्ट करने वाला वायरस है, बट इट ट्रांसमिट थ्रू द ड्रॉपलेट्स ऑफ सलाइवा और एनी मीडियम, लेकिन एयरबॉर्न नहीं है। एयरबॉर्न ऐसी चीज़ है जिसको किसी सलाइवा के ड्रॉपलेट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो एयर में होता है। फिर उन्होंने कहा कि इसको बाद में जो है एक्टिवेट किया गया है और हम में हर कोई बच्चा बूढ़ा सब हर कोई जो है इन्फेक्टेड है। और उन्होंने कहा है कि मैं चैलेंज देता हूँ कि कोई भी आप जाके अपना टेस्ट करवा लें और 100% पॉजिटिव निकलेंगे। और इन्होंने चैलेंज दिया है तो मैं इनका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और मैं इनको अभी फेल कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी मेरे पास रिपोर्ट्स नहीं है ना बताया था। मैंने स्वैब टेस्ट भी किया है, ब्लड टेस्ट भी किया है और मुझे नहीं है कोरोना वायरस पॉजिटिव किसी भी एंगल से। ना स्वैब टेस्ट में आया है, ना ही ब्लड टेस्ट में आया है, जो 2 स्टैंडर्ड टेस्ट हैं कोरोना वायरस के, इसमें नहीं आया है। फिर ये बताते हैं जब इसके इनका क्यूर के जो बातें बताते हैं, इस तरह बहुत सारी बेकार की बातें उन्होंने की है कि वो जो है वो वायरस को इस तरह एक्टिवेट हो गया है, उस तरह एक्टिवेट हो गया, सैनिटाइजर के पीछे ना भागें, वो फेस मास्क के, कोई फेस मास्क आपको नहीं बचा सकता, कोई हैंड ग्लव्स नहीं बचा सकते। फिर ये बोल रहे हैं कि फिर इसका एहतियात भी करें, ये चीज़ें इस्तेमाल भी करें। फिर ये बता रहे हैं कि ज़ईफ़ लोगों के करीब ना जाएं क्योंकि अगर वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो ये साहब खुद ही बता रहे हैं कि हर कोई इन्फेक्टेड भी है और फिर ख़ुद ही बता रहे हैं कि एहतियात करें। तो जब हर कोई इन्फेक्टेड है तो फिर एहतियात करने की क्या ज़रूरत है।
तो बात थोड़ी समझ के बाहर है। तो खैर इस तरह की चीज़ें क्योंकि कन्फ्यूज़ हैं, क्योंकि लाज़मी बात है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ के पीछे भाग रहे हैं, और इन्होंने जिस तरह बताया कि मैं इस चीज़ों में घुसा हुआ होता हूँ, तो जिस तरह से इन्होंने नेस्ले और वगैरह की चीज़ें बातें कही हैं, इससे समझ में आता है कि कहाँ ये ज़्यादा घुसे हुए हैं। कोई लेजिटिमेट सोर्स से इनका ये नहीं है, सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ पढ़ के जो है उनको सुन के ये बातें कर रहे हैं। क्यूर की जो बात ये बता रहे हैं, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, वायरल डिसीज़ेज़ का आज तक कोई क्यूर नहीं आया है। इवन कॉमन कोल्ड फ्लू जो आपको होता है उसका भी कोई क्यूर नहीं है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो जो दवाएं आपको देता है वो सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए होती हैं, वो सिर्फ आपके जो सिम्टम्स है उनको कंट्रोल करती है। बॉडी वायरस से आपका इम्यून सिस्टम खुद डेवलप होकर लड़ता है, जिससे वायरस की जो लाइटिक साइकिल होती है वो कंप्लीट होने के बाद ही जो है वो अपने आप क्यूर होता है, आपका इम्यून सिस्टम खुद अपने आप क्यूर करता है। लेकिन कोई दवा ऐसी आज तक नहीं आई है जो एंटीवायरल हो या वायरस को क्यूर कर सके। अब इन्होंने दवाओं का जहाँ जिक्र किया वहाँ ये बताया है कि आप कलौंजी का इस्तेमाल करें, क्योंकि हदीस में है कि मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है। बेशक मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है कलौंजी, तो आप कलौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो है ना सिर्फ इंसान कलौंजी इस्तेमाल करे और बेहतियात हो जाए। कई सारे लोग इस तरह समझ रहे हैं कि बस मैं तो रोज़ाना सुबह कलौंजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे तो नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। आपको एहतियात भी करना है साथ में। इसी तरह कलौंजी की बात इन्होंने कही है, कलौंजी अच्छी चीज़ है। ब्लैक सीड्स, ब्लैक फेनल और इसके कई सारे नाम हैं। अरबी में इसको हब्बा सौदा कहा जाता है, और अरब कंट्रीज़ में बहुत आम है। आजकल हमारे हिंदुस्तान में बहुत आम है, मिल जाती है तकरीबन हर जगह मिल जाती है, ऑलमोस्ट हर चीज़ें मिल जाती है। और मैंने कुछ देखा है कि कुछ नए इंडियन क्यूजीन में भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ नई इंडियन डिशेस में भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है, आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, करना चाहिए, बेहतरीन चीज़ है, इम्यून सिस्टम को आपको बूस्ट करती है। अच्छा, और एक चीज़ इन्होंने ये बताई है कि ये हम सब में है, और इन्फेक्ट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है। देखिए, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका इम्यून सिस्टम कितना अच्छा है। कोरोना वायरस हर किसी को इफेक्ट करता है, हर किसी लेवल पर इफेक्ट करता है। जिनका इम्यून सिस्टम वीक है उनको ज़्यादा इफेक्ट होता है, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो इसकी वजह से वो डेथ हो सकती है। लेकिन इफेक्ट ये सभी को करता है, ठीक है। और इसके बाद क्यूर में दो दवाओं का इन्होंने जिक्र किया है, एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एक अजिथ्रोमाइसिन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है ये एक बेसिक मेडिसिन है जो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। इससे हट के इसको जो है ना रूमेटॉइड अर्थराइटिस या लूपस में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो दोनों भी ऑटो इम्यून डिजीज़ेस हैं। लेकिन इनमें से कोई भी बीमारी जो है वायरल नहीं है। और ये कैसे काम करती है, इसको कहा जाता है DMARD, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग इसको कहा जाता है। तो ये क्या करती है कि जो रिमेटिज़म जो होता है हमारी बॉडी में उसको कम करती है। तो ये स्वेलिंग वगैरह कम करने में, जो लूपस में जो स्किन पे जो स्वेलिंग आती है, और अर्थराइटिस, ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जो जॉइंट्स पे स्वेलिंग आती है उसको कम करती है, डिजीज़ को मॉडिफाई करती है, आपको तकलीफ़ कम हो। ऑटो इम्यून डिजीज़ेस में ये एंटी रूमेटॉइड ड्रग है जो काम आती है। और एक दवा का उन्होंने जिक्र किया है अजिथ्रोमाइसिन। अजिथ्रोमाइसिन पेनिसिलिन क्लास की एक मेडिसिन है, जो यूजुअली बैक्टीरियल डिजीज़ेस के लिए इस्तेमाल होती है, जो एंटीबैक्टीरियल है, ठीक है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो हमारे लंग्स और थ्रोट या फिर जो टॉन्सिल्स होते हैं उसमें जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उसके लिए बेसिकली यूज़ होती है एजिथ्रोमाइसिन। अल्ट्रोसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सब एक ही क्लास की मेडिसिन हैं, और अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरीक़े से इसको इस्तेमाल किया जाता है। बस या फिर इस तरह की चीज़ें जो इन्फेक्शंस होते हैं उसको क्यूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन के ताल्लुक से एक चीज़ है जो एंटीवायरल, सिर्फ कोरोना के लिए नहीं, एंटीवायरल के लिए जो हमारे खासकर इंडिया पाकिस्तान के डॉक्टर्स हैं बहुत यूज़ करते हैं। वायरल इन्फेक्शंस में भी जो URTI होता है या फिर कॉमन कोल्ड फ्लू या URTI, इन तरह के केसेस में हमारे डॉक्टर्स ये बहुत इस्तेमाल करते हैं एजिथ्रोमाइसिन। लेकिन इसके ताल्लुक से जो WHO की रिसर्च है उसके ताल्लुक से क्लियरली कहा जाता है मेडिकेशन विल नॉट वर्क इन वायरल इन्फेक्शन सच एज कॉमन कोल्ड एंड फ्लू
अननेसेसरी यूज़ करने से आपकी बॉडी जो है इस ड्रग को इम्यून हो सकती है। जब इसकी ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पे ये दवा ठीक से काम नहीं करेगी। ये चीज़ जो है रिसर्च में साफ-साफ बताई गई है। आप कोई भी रिसर्च पढ़ सकते हैं, कोई भी लेजिटिमेट रिसर्च जो आप गूगल पे सर्च कीजिए, WHO की है या FDA की है या किसी भी ड्रग अथॉरिटी के उनके रिसर्च पेपर्स आप पढ़ लें। उसमें साफ-साफ लिखा है कि अज़िथ्रोमाइसिन वायरल डिजीज़ में काम नहीं आएगी। तो कोई फ़ायदा नहीं है ये दो दवा का, ठीक है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जिसका इन्होंने ज़िक्र किया है वो सजेस्टेड थी क्यूर्स में, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च जो कोविड की जो कंटिन्यूस रिसर्च चल रही है उसमें लेटेस्ट जो ये आया है रिजल्ट, उसमें बताया गया है कि ये बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होगी कोरोना वायरस के लिए। एज ऑफ नाउ अभी तक की जो रिसर्च है उसमें ये है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। कोरोना वायरस कोविड-19 के लिए इसका यूज़ बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। जिस तरह इन्होंने कहा कि डीपॉपुलेशन के लिए किया जा डीपॉपुलराइजेशन के लिए किया जा रहा है, ये है, इस तरह की चीज़ें, उससे कई सारी चैलेंज इन्होंने दिए हैं कि कोई टेस्ट करवा ले। जिस तरह के मैंने बताया कि मैंने खुद टेस्ट करवाया है और मुझे ये नहीं है। और आज का मैं आपको क़तर का डेटा बताता हूँ, जहाँ अभी फ़िलहाल मैं क्योंकि क़तर में हूँ तो मैं यहाँ का डेटा आपको बताता हूँ, लाइव आपको गूगल से देख के बताऊँगा। अभी टोटल में आज तक के जो कन्फर्म केसेस हैं 3428 केसेस हैं, 3428 केसेस हैं, जिनमें से जो है ना जो रिकवर हुए हैं 373 लोग रिकवर हुए हैं और 7 डेथ्स हुए हैं। यहाँ की क़तर गवर्नमेंट ने एक ऐप बनाया है कोवी के नाम से, जो कोरोना वायरस के स्टैटिस्टिक्स डेली आपको अपडेट देते हैं क़तर की। तो उसका मैं आपको बताता हूँ, ये क़तर के गवर्नमेंट की ऐप है, इसका डेटा है, आप देख सकते हैं 52,622 लोगों तक पर आज तक जो है ये हुई है टेस्टिंग, और उनमें से पॉजिटिव केसेस कितने हैं आप देख सकते हैं। तो आज तक का जो डेटा है 52,622 लोगों पे टेस्ट किया गया है और उसमें से पॉजिटिव है 3,428 केसेस और अंडर ट्रीटमेंट है 3,048 केसेस, क्योंकि 373 लोग रिकवर हो चुके हैं, 7 लोगों की डेथ हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली, और पिछले 24 घंटे में 197 केसेस आए हैं। तो आप देख सकते हैं 52,622 लोगों पे टेस्ट किया गया है, लेकिन 3,428 लोगों को पॉजिटिव आया है, और ये चैलेंज दे रहे हैं कि कोई भी टेस्ट करवा ले तो पॉजिटिव निकलेगा। तो यहीं पे बात पता चल जाती है कि ये बिल्कुल बकवास बात है। और ट्रीटमेंट के ताल्लुक से जो इन्होंने बताई है क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्लोरोक्विन और अज़िथ्रोमाइसिन बिल्कुल भी मत यूज़ करें, कोई फ़ायदा नहीं है आपको कोरोना वायरस के ताल्लुक से। अब लोग मुझे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए अगर किसी को इन्फेक्ट हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए आप सबसे पहले ये करेंगे कि गर्म पानी का इस्तेमाल करें, जो चाइना में भी लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया गर्म पानी। नॉर्मली भी गर्म पानी इस्तेमाल करें। गर्म पानी से मुराद ये नहीं कि चाय या चाय की तरह गर्म पानी नहीं, रूम टेम्परेचर वाला पानी, या रूम टेम्परेचर से कुछ ज़्यादा, लेकिन जिस तरह चाय होती है उस तरह नहीं। अब आपका बॉडी टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर जितना हो उतना ही गर्म पानी आप इस्तेमाल करें। और जो है नॉर्मल जो दवाएं होती हैं, पैरासीटामोल बुखार के लिए इस्तेमाल करें, और सोर थ्रोट के लिए तो गर्म पानी का करारे करें, यही ज़्यादा बेहतर है। और फ़ौरन से फ़ौरन जो है अपनी हेल्पलाइन, हर कंट्री की अपनी हेल्पलाइन है कोविड के लिए, उसको कॉल करें, वो लोग आएंगे, टेस्टिंग वगैरह करेंगे। अगर आपको ये पॉजिटिव निकलता है तो फिर वो आपको क्वारंटाइन में लेके जाएंगे, तो उनके साथ क्वारंटाइन जाइए, अपने आप को क्वारंटाइन में रखिए, सेफ डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, यही सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका है इसको रोकने का। और क्यूर जैसा मैंने बताया है, क्योंकि वायरस है तो जिससे इसकी साइकिल ख़त्म होगी तभी वो क्यूर होगा। अब तक की रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस की साइकिल जो है 21 डेज़ की है, तो आपको 21 डेज़ क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा अगर इन्फेक्ट हो जाते हैं तब। अगर इन्फेक्ट नहीं भी होते हैं तो अपने आप को अगर आप आइसोलेटेड रखते हैं लोगों से तो बहुत अच्छी बात है। हैंडशेक मत कीजिए लोगों से, ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्क, अगर आपको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करिए। N95 मास्क सबसे बेहतर है इस चीज़ में। और मास्क, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, ये लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है। आपको अगर कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं तो मास्क पहनिए ताकि आप दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकें। और आखिर में एक बात जो बताना चाहता हूँ, इनके जो कुछ ये प्रूव करना चाह रहे हैं, जो जैसे कि इन्होंने कहा है कि ये डीपॉपुलाइजेशन के लिए किया जा रहा है और जो कुछ भी बकवास सी बातें की है। सबसे पहली बात कि अगर डीपॉपुलाइजेशन के लिए अगर यूज़ किया जाता तो जो स्वाइन फ्लू था 2008, 2007, 2008 या 2012 तक भी इंडिया में चला है हमारे यहाँ पे, उसका मोर्टेलिटी रेट इससे कई ज़्यादा है। सिर्फ उसी को अगर इस तरह पेंडेमिक कर दिया जाए, जिस तरह ये कह रहे हैं कि फैलाया जा रहा है, तो ये जो फैला सकता है वो भी बीमारी भी फैला सकता है।
और एक सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है जो बिल्कुल भी मुझे बहुत बहुत गलत लगी है, इसका ताल्लुक़ ईमान से है, वरना मैं इस पे बात नहीं करता। इन्होंने कहा है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई अज़ाब या ये नहीं है, ये इंसानों की बनाई हुई वबा है। तो देखिए, जैसे मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन एक बात मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें, ख़ासकर वबा जो है, जो पेंडेमिक्स जो है, ये अल्लाह ताला की तरफ से जो है आज़माइश या अज़ाब की शक्ल होती है। रीज़न चाहे जो भी हो, अगर मान भी लिया जाए कि जैसे ये बता रहे हैं कि इस तरह लैब में बना करके लोगों के ऊपर ये जो है रिलीज़ किया गया है एज़ अ बायो वेपन, तब भी ये अल्लाह ताला की अज़ाब है। किधर से आया है, किस तरह से आया है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन ये अल्लाह ताला के जो है गुस्से का, अल्लाह ताला के अज़ाब की शक्ल है। और बहुत सारी बातें इन्होंने कही है, ये इस तरह की चीज़ें हैं। तो जो है ना, ये बेकार का क्लेम है। तो इन चीज़ों के पीछे मत जाएँ, ऐसे ऑडियोज़ को फॉरवर्ड ना करें अपने ग्रुप्स में बेकार में, जो है ना, इस तरह का अपना, मैं तो कहता हूँ ये आपका डेटा जो मोबाइल डाटा है वो उसका वेस्टेज है। इस तरह की चीज़ें फॉरवर्ड भी मत करिए लोगों को।